आइए आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। कह रहा है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड है। कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो प्रकाश का वेग है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ ए क्वांटम ऑफ लाइट विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 इंटू 10⁻15 प्रति सेकेंड। कह रहा है ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी वैल्यू तरंग दैर्ध्य की है अगर प्रकाश के क्वांटा की आवृत्ति 8 × 10⁻15 प्रति सेकेंड हो। तो हमको एच दे दिया है, सी दे दिया है और न्यू दे दिया है और लैम्डा पूछ रहा है। सीधा फार्मूले पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए अप्लाइंग v इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो v इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा से ये फार्मूला दिया गया है, बहुत बार पीछे हम लोग कर चुके हैं, वही फार्मूला फिर आ गया। तो अब लैम्डा इधर आ जाएगा तो लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन वी हो जाएगा। सी अपॉन न्यू, ये न्यू है, वी नहीं न्यू आवृत्ति। न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन न्यू हो जाएगा। यहाँ प्लैंक कांस्टेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सी हमारा प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ अपॉन न्यू आवृत्ति है क्वांटा की यानी फोटान की 8 × 10⁻15। सॉल्व करने पे आ गया 37.5 × 10⁻⁻9 मीटर, लगभग 37.5 नैनोमीटर। ये 10⁻⁹, इसलिए नैनोमीटर हो गया, या लगभग 4 × 10⁻1 नैनोमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा जो 11 के सी ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। कह रहा है फॉर गिवन एनर्जी E बराबर 3.03 × 10⁻⁻19 जूल करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इज। कह रहा है दी गई ऊर्जा 3.03 × 10⁻⁻19 जूल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंग दैर्ध्य इसके अनुकूल है। एच की वैल्यू दे दिया है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड यानी प्लैंक कांस्टेंट। प्रकाश का वेग सी बराबर दे दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितने सरल क्वेश्चन है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ई दे दिया है, एच दे दिया है, सी, ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा फार्मूला लगा देंगे तो लैम्डा हमारा निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा फार्मूला लगा दिया तो लैम्डा बराबर एच सी अपॉन ई हो जाएगा। एच हमारा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ है अपान एनर्जी हमारी क्वेश्चन में दी गई है 3.03 इंटू 10⁻⁻19। तो ये हमारा कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 656 नैनोमीटर। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इन बामर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम। कह रहा है ये जो तरंग दैर्ध्य दिए गए हैं ABCD, इनमें से कौन सा तरंग दैर्ध्य मतलब लंबा तरंग दैर्ध्य बामर सीरीज के अंतर्गत आता है। तो हमने बताया था लाइमन में हमारा अल्ट्रावायलेट आता है, बामर में दृश्य प्रकाश आ जाता है, विजिबल लाइट जो हम देख सकते हैं। पास्चन ब्रैकेट और फंड में अवरक्त तरंगें आती हैं, इंफ्रारेड वेव। तो जो हमारी विजिबल लाइट के तरंग दैर्ध्य के अंतर्गत आएगी वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मीन्स द लोवेस्ट एनर्जी। हमने फार्मूला बताया था E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, यानी E हमारा व्युत्क्रमानुपाती है लैम्डा के, यानी जितना E ज्यादा होगा लैम्डा उतना कम होगा, और जितनी ऊर्जा कम होगी उतना लैम्डा ज्यादा होगा। तो कम ऊर्जा के लिए लैम्डा ज्यादा होगा। तो वही कह रहा है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मीन्स द लोवेस्ट एनर्जी, मतलब लंबे तरंग दैर्ध्य का मतलब है कम ऊर्जा, लोवेस्ट एनर्जी का मतलब कम ऊर्जा।
अब लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य वाला फार्मूला लगा देंगे जो पीछे एनसीईआरटी में पढ़े हैं। तो 1/λ इक्वल टू RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब देखिए RH हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट है जो यहाँ दिया गया है, इसकी वैल्यू होती है 109677 प्रति सेंटीमीटर। अब N1 हमारा बामर सीरीज में चूंकि जा रहा है तो लाइमन के लिए 1 होता है, बामर के लिए 2 होता है, पार्शियन के लिए 3 होता है, ब्रैकेट के लिए 4 होता है और फंड के लिए 5 होता है। तो लाइमन सीरीज, चूंकि लाइमन सीरीज की बात कर रहा है तो N1 हमारा 2 हो जाएगा और N2 इससे ऊपर होगा, लेकिन कह रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब जो सबसे नज़दीक वाला होगा, तो N1 के नज़दीक N2 हमारा नज़दीक N1 के 2 के 3 होता है, तो 2 के 3 होगा। अगर आगे जाएंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि कक्षा में आगे जाने पर N2 N3 N4 हमने बताया था कि नाभिक से दूर जाते हैं, इसलिए उनकी ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि नाभिक से दूर तभी जा पाएंगे जब ऊर्जा लेंगे, तभी आकर्षण से दूर जा पाएंगे। तो इसका मतलब दूर वाली कक्षा की ऊर्जा ज़्यादा होगी, ठीक ना। तो अब यहाँ पर हमारा कह रहा है बामर सीरीज के लिए, तो बामर के लिए N की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। तो N1 को 2 रख दिया और N2 को 3 रख दिया। N2 को 3 रख दिया तो ये लैम्डा आ गया हमारा। R की वैल्यू रख दिया 109670 1/n1 हमारा 2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 हमारा 3 का स्क्वायर। तो लगभग आ जाएगा 15233। यार लैम्डा बराबर हो जाएगा, ये 1/λ है इतना, तो लैम्डा बराबर 1/15233 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.56 × 10⁻5 सेंटीमीटर। ये लगभग आ जाएगा 6.56 × 10⁻7 मीटर या 656 नैनोमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी लंबी तरंग दैर्ध्य होना चाहिए, तो उसके लिए सबसे कम ऊर्जा वाला लेंगे। तो N2 N3 के ऊपर जितने भी होंगे उनकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, जबकि हमको कम ऊर्जा वाला लेना है क्योंकि तरंग दैर्ध्य लंबी रखना है, इसलिए N2 बराबर 3 लिया है। नहीं तो और ज़्यादा आगे वाली ले सकता था, लेकिन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी जिसकी सबसे कम होगी, तो जो जितने नाभिक के नज़दीक होगी कक्षा उसकी ऊर्जा उतनी कम होगी। तो कम ऊर्जा लोवेस्ट एनर्जी वाली कक्षा हमने लिया है, तभी 2 के बगल वाली 3 ली गई है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है बेस्ड ऑन इक्वेशन E बराबर -2.178 × 10⁻18 जूल Z²/n²। ये हमको एक इक्वेशन यानी समीकरण दे दिया गया है जिसमें ऊर्जा बराबर -2.178 × 10⁻18 जूल है और ब्रैकेट में Z²/n² है। अब ये क्या है अभी बताएगा। हमारी समझ से Z जो है हमारी परमाणु संख्या है और N हमारी कक्षा का नंबर है। तो देखते हैं। सर्टेन कंक्लूजन्स आर रिटन। कह रहा है कि कुछ जो इससे निकाले गए कंक्लूजन है यानी हमारे पास निचोड़ है, तो वो निकल के आ रहा है विच ऑफ देम इज नॉट करेक्टेड। तो कह रहा है जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कोई एक करेक्ट नहीं है। नॉट करेक्टेड को अंडरलाइन करिए, कोई एक करेक्ट नहीं है। वो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है ये जो दिया गया है इसके बारे में। तो इसको देखते हैं। तो 14 का देखिए बी वाला करेक्ट नहीं है। अब बी वाला क्यों नहीं करेक्ट है उसको देखते हैं। कह रहा है द इलेक्ट्रॉन इज मोर टाइटली बाउंड इन द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ज़्यादा मजबूती से बंधा होता है स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट के लिए, जो सबसे छोटी कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मजबूती से बंधा होता है, ये कह रहा है। तो 14 का देखते हैं। कह रहा है फॉर n बराबर 1 द इलेक्ट्रॉन हैज ए मोर नेगेटिव एनर्जी
देन इट डज नॉट फॉर n बराबर 6, विच मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड इन द स्मॉलेस्ट अलाउड एनर्जी। लूजली कह दिया है, टाइटली होता तो सही होता। हमने बताया था कि नाभिक के जो जितना पास इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको नाभिक ज़्यादा अच्छे से आकर्षित कर सकता है। इसका मतलब उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, जो दूर होता जाता है उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है, क्योंकि वो ऊर्जा लेकर के ही आकर्षण से दूर जा सकता है। तो नज़दीक वाले की चूंकि ऊर्जा कम है इसलिए उसको ज़्यादा अच्छे से नाभिक खींच सकता है, क्योंकि उसकी ताकत कम है। तो जिसकी ताकत कम होगी उसी को तो अच्छे से मार सकते हो तुम, तो उसकी ताकत कम है तो उसी को नाभिक ज़्यादा अच्छे से खींच सकता है। तो लूजली बाउंड नहीं, टाइटली बाउंड होता तो ये सही हो जाता, इसीलिए बी वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो ये कह रहा है, देखो हिंदी में समझा देते हैं, कह रहा है फॉर n बराबर 1, यानी n बराबर पहली कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन है जो मोर निगेटिव एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ऋणात्मक ऊर्जा रखे गए। बात ठीक है, क्योंकि अनंत की ऊर्जा 0 होती है, उससे जितना पास में आएंगे तो निगेटिव होती है, तो ये सही है। दैट इज डज नॉट n बराबर 6 है, जितना कि n बराबर 6 में उससे ज़्यादा निगेटिव होती है, सही बात है यहाँ तक। व्हिच मीन्स जिसका अर्थ है, कह रहा है द इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड, गलत। जिसका अर्थ है कि द इलेक्ट्रॉन इज टाइटली बाउंड, मोर टाइटली बाउंड, मतलब ज़्यादा मजबूती से बंधा है इन द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट, छोटी कक्षा जो अलाउ हुए हमको। तो अगर यहाँ पर टाइटली बाउंड लिखा होता तो ये सही हो जाता, इसी वजह से ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द बोहर थ्योरी, यानी बोहर के थ्योरी के आधार पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू द लीस्ट एनर्जिक फोटॉन। तो कह रहा है कि जो हाइड्रोजन का ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन का मतलब स्थानांतरण एक कक्षा से दूसरी कक्षा में, तो कह रहा है एटम विल गिव राइज टू द लीस्ट एनर्जिक फोटॉन। तो कौन सा कम, लीस्ट माने होता है कम, कम एनर्जी का फोटॉन निकालेगा। लीस्ट माने होता है कम, ठीक ना। तो कम एनर्जी का कौन सा फोटॉन होगा, इसको हमको बताना है। तो देखिए 15 का सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब एनर्जी को निकाल लेते हैं। तो वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं कि डेल्टा ई समानुपाती होता है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, वेयर n2 इज ग्रेटर देन n1। नज़दीक वाली को n2 माना जाता है, दूर वाले को नज़दीक वाले को n1 माना जाता है, दूर वाले को n2। तो जाहिर सी बात है कि n2 n1 से ज़्यादा होगा। तो इसलिए n बराबर 6 to n बराबर 5 विल गिव लीस्ट एनर्जेटिक फोटॉन। अब यहाँ पर देखिए समझने की बात है कि यहाँ पर 6 से पहले में आ रहा है, तो 6 बहुत दूर है उसके पास, और n1 के बीच 5 कक्षाओं का अंतर है, तो 4 बीच में मतलब कक्षाओं का अंतर है, तो इससे ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी। इसमें भी 1 कक्षा का अंतर है, इसमें 2 कक्षाओं का अंतर है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी, उससे कम ऊर्जा इसमें निकलेगी। लेकिन अब ये 4-5 में 1 का ही अंतर है और 6-5 में भी 1 का ही अंतर है। लेकिन चूंकि ऊर्जा अभी पीछे हमने देखा सोल्यूशन में, ऊर्जा इज प्रोपोर्शनल टू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसका मतलब n जितना ज़्यादा होगा, n का जो डिफरेंस है, मतलब घटाने पे जो n जितना ज़्यादा आएगा तो ऊर्जा उतनी कम होगी। हमसे लीस्ट एनर्जी पूछ रहा है, कम ऊर्जा वाला, तो ये देखिए ज़्यादा है 6-5, 5-4 की तुलना में, और नीचे लिखा जाएगा तो नीचे जितना ज़्यादा होगा तो उत्तर उतना कम आएगा, तो इसलिए 6-5 वाला लिया गया है। इस बात को समझ लेना। इसलिए यहाँ पर 6 और 5 वाले लीस्ट एनर्जेटिक फोटॉन होंगे, कम ऊर्जा वाले। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है द एनर्जी ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -328 किलो जूल प्रति मोल। तो कह रहा है बोहर ऑर्बिट जो है, बोहर कक्षा है, उसमें सेकंड बोहर ऑर्बिट, द्वितीय बोहर कक्षा में हाइड्रोजन
परमाणु जो है उसकी ऊर्जा -328 किलो जूल प्रति मोल है। कह रहा है हेंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट वुड बी, दूसरी में इतनी है तो कह रहा है चौथी में कितना होगा, सीधा फार्मूला लगा देना है बस। दूसरी में दिया है हमको चौथी, तो सीधा सीधा फार्मूला लगा देना है। यहाँ पर देखिए फार्मूला लगा दिया इसने, En बराबर -k Z/n का होल स्क्वायर, जहाँ पर Z हमारा परमाणु संख्या है। हाइड्रोजन के लिए 1H1 लिखा जाता है, नीचे भी 1 होता है, ऊपर भी 1 होता है। ये हमारी ये द्रव्यमान संख्या है, ये परमाणु संख्या है, तो Z यही परमाणु संख्या है, तो Z बराबर 1 हो गया। और फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए द्वितीय बोहर कक्षा कह रहा है, तो N बराबर 2 हो गया। और चौथे में पूछ रहा है, तो ये हमारा E2 हो जाएगा -k, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, अपन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो E2 हमारा -328 किलो जूल प्रति मोल, ये दिया गया है क्वेश्चन में इतना, तो k बराबर आ जाएगा, k की वैल्यू निकालेंगे तो इधर चला जाएगा, तो k बराबर आ जाएगा 4 × 328। अब इसी प्रकार चौथी बोहर कक्षा के लिए E4 हो जाएगा -k, Z तो वही रहेगा, परमाणु संख्या तो बदलेगी नहीं क्योंकि हाइड्रोजन बदल नहीं रहा, तो 1 हो जाएगा अपान कक्षा चौथी हो गई, तो n की जगह 4 रख देंगे, तो 4 का स्क्वायर जब करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो 16 हो जाएगा। तो E4 बराबर आ गया -4 × 328 × 1/16, सॉल्व करने पे तो ये आ जाएगा -82 किलो जूल प्रति मोल आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो k की वैल्यू दूसरे के लिए आया है 4 × 328, वही यहाँ पर उठा के रख दिया गया है -4, ये माइनस तो माइनस पहले से लगा है, तो -4 × 328 ये यहाँ उठा के रख दिया। तो सॉल्व करने पे ये कट जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 से इसमें 4 × 8 32 और 4 दूनी 8, ये 82 किलो जूल प्रति मोल आ जाएगा निगेटिव में। तो ये हमारा आंसर आ गया, तो बी वाला आंसर हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n बराबर 4 to n बराबर 1। अब जाहिर सी बात है चौथी कक्षा नाभिक से दूर है, उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। अब उससे जब पहली कक्षा में आएगा तो ज़्यादा ऊर्जा को निकालना पड़ेगा, तभी पहली में आ सकता है, क्योंकि पहले की ऊर्जा कम है। तो जो ऊर्जा निकालेगा वही ऊष्मा यानी विकिरण के रूप में, रेडिएशन के रूप में निकलेगी। तो वही कह रहा है कि जब 4 से 1 में आता है तो रेडिएशन इमिटेड मतलब विकिरण उत्सर्जित होती है। इन ए हाइड्रोजन एटम विल बी गिवन, हाइड्रोजन एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी दे दिया है आयनन ऊर्जा H बराबर 2.18 × 10⁻18 जूल प्रति एटम, और प्लैंक कांस्टेंट दे दिया 6.626 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब आयनन ऊर्जा दे दिया है हाइड्रोजन के लिए 2.18 × 10⁻18 जूल प्रति एटम। मतलब आयनन ऊर्जा का मतलब हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो धन आयन बन जाएगा H+ आयन। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी वो हो जाएगी आयनन ऊर्जा, तो वो दे दिया है 2.18 × 10⁻18 जूल प्रति एटम, एक एटम के लिए यानी एक H के लिए, H परमाणु के लिए। और प्लैंक कांस्टेंट दे दिया। अब कह रहा है कि ऊर्जा कितनी निकलेगी अगर इलेक्ट्रॉन चौथे से पहले में आ रहा है, फॉल फ्रॉम 4 to 1 मतलब चौथे से गिर करके पहले में आ रहा है। अब इसको फिर वही फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए ऊर्जा का फार्मूला होता है E बराबर h न्यू, न्यू हमारा आवृत्ति है, या न्यू बराबर ये H इधर चला जाएगा तो E/H हो जाएगा। अब फॉर हाइड्रोजन एटम, अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए ये फार्मूला होता है, पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, E बराबर -21.8 × 10⁻19 अपान n² जूल प्रति एटम। ये ऊर्जा का फार्मूला होता है हाइड्रोजन एटम के लिए। अब डेल्टा E बराबर, डेल्टा E मतलब ऊर्जा का जो अंतर है कहाँ से, चौथी से पहली में आ रहा है, चौथे से
पहली कक्षा में आ रहा है, तो डेल्टा ई बराबर -21.8 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। और ये n1 हमारा जो n स्क्वायर है, ये ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर हो जाएगा। तो n2 हमारा चौथी से पहले में आ रहा है। तो मतलब कुल मिला करके फाइनल टू इनिशियल करते हैं, ज़्यादा ऊर्जा वाले से कम ऊर्जा वाला कक्षक, पहले ज़्यादा वाला लिखते हैं बाद में कम वाला। तो n बराबर चौथे में ज़्यादा ऊर्जा, इसलिए उसको पहले लिखेंगे। इतना ध्यान देना है, नहीं तो ये उल्टा हो जाएगा कि एक इधर रखें कि 4 इधर रखें। तो 1/4 का स्क्वायर चौथी में है, माइनस 1/1 का स्क्वायर पहली में वो आ रहा है। तो डेल्टा ई बराबर ये हो जाएगा, इतना ये रख देंगे और ब्रैकेट में 1/ डेल्टा n स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब चौथी कक्षा से पहले में आ रहा है तो 1/ चौथी का स्क्वायर माइनस 1/ पहले का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20.44 × 10⁻⁻19 जूल प्रति एटम। इतना ऊर्जा का अंतर होगा, इतनी ऊर्जा निकलेगी, बाहर निकल जाएगी जब चौथी से पहले में आएगा, बाकी ऊर्जा बचेगी उसके पास। अब न्यू बराबर E/H होता है, तो न्यू बराबर न्यू अभी हमने E/H होता है, E की वैल्यू निकाल ली यानी ऊर्जा की। तो 20.44 × 10⁻⁻19 बटे H हमको पता है प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.08 × 10⁻15 प्रति सेकंड, इतना आ जाएगा आवृत्ति। तो इतनी आवृत्ति की तरंगें निकलेंगी, ऊर्जा की तरंगें निकलेंगी। तो 17 का हमारा द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड, आवृत्ति पूछ रहा है कितनी निकलेगी जो विकिरण उत्सर्जित होगी। तो इस तरह से हम लोग आवृत्ति निकालेंगे कि चौथी से पहले में आ रहा है तो ऊर्जा का अंतर कितना होगा, और आयनाइजेशन एनर्जी ये दे दिया है, तो इसके हिसाब से हम लोग फार्मूला लगा देंगे। E बराबर -21.8 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है, NCERT में लिखा भी है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है कि इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहा है हाइड्रोजन एटम दिया गया है, हाइड्रोजन परमाणु, उसमें जो ऊर्जा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब प्रथम उत्तेजित अवस्था की, वो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहा है देन फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी उस हाइड्रोजन एटम की सेम ऑर्बिट के लिए, उसी कक्षा के लिए जहां से ये उत्तेजित हुआ है। तो इसको देख लेते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखिए यहाँ पर दे दिया है, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv² होता है, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। ये पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये बराबर हो जाएगा, चूंकि एक ऑर्बिट में एक कक्षा में चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसमें हो जाएगा πe² का होल स्क्वायर इंटू 2m। ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें बता दिया है, क्योंकि जो है v हमारा जो ये v दिया है इसकी वैल्यू होती है 2πe²/nh। तो 2πe²/nh रखेंगे तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, 4 से 2 कटेगा, इसीलिए यहाँ पर 2 बच गया है, तो इंटू 2m हो गया। v की जगह अगर इसको रख देंगे तो यही मान आ जाएगा हमारा सॉल्व करने के बाद। तो ये पूरा इसकी वैल्यू होती है। तो टोटल एनर्जी का फार्मूला ये आ जाएगा, टोटल एनर्जी En बराबर -2π² me⁴/n² बराबर -πe²/nh का होल स्क्वायर इंटू 2m। यही निगेटिव में काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, निगेटिव में। अब अनंत में ऊर्जा 0 होती है और कक्षाओं में निगेटिव होती है, इसीलिए निगेटिव में वैल्यू आया है।
यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है। ये टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी हमारी निगेटिव में है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी बराबर -En। तो जो हमारी गतिज ऊर्जा होगी ये टोटल ऊर्जा के में अगर निगेटिव कर दिया जाए तो वही हमारी गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी, इसको ध्यान देना। तो अब एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज इज, अब पहली उत्तेजित अवस्था में हमको एनर्जी क्वेश्चन में दे दिया है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम ऑर्बिट n बराबर 2 विल बी। इसीलिए दूसरी कक्षा के लिए गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ये निगेटिव में 3.4 है और इसका जब निगेटिव करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी पॉजिटिव में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए ये 2 क्यों लिख दिया यहाँ पर n बराबर 2, इसको समझिए। जो हमारा हाइड्रोजन है उसमें एक ही कक्षा है तो n बराबर 1 है, n बराबर 1। अब उत्तेजित होगा, उत्तेजित का मतलब इसको ऊर्जा मिलेगी, तो यह उत्तेजित होकर के कहाँ पे जाएगा, n बराबर 1 में तो इससे ऊपर ही जाएगा, तो मतलब इससे दूसरी कक्षा में चला जाएगा n बराबर 2 में, n बराबर 2 में। इसीलिए n बराबर 2 रखा गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम ऑर्बिट, यानी उत्तेजित होकर 2 में गया तो n बराबर 2 के लिए है, तो विल बी कितना हो जाएगा +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से समझना है। कुल मिला के एक बात ये समझना है कि जो टोटल एनर्जी En है वो बराबर होती है गतिज ऊर्जा के निगेटिव साइन के साथ। निगेटिव में गतिज ऊर्जा हमारी टोटल ऊर्जा यानी कुल ऊर्जा के बराबर होती है। तो जब हमको फर्स्ट पहली उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया है तो इसी की निगेटिव में गतिज ऊर्जा होगी, तो ये पहले से ही निगेटिव है, जब इसको निगेटिव और करेंगे तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो गतिज ऊर्जा हमारी आएगी उत्तेजित अवस्था के लिए और उत्तेजित होकर के दूसरी कक्षा में गया है तो वो ऊर्जा आ जाएगी, ये निगेटिव में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि निगेटिव में जब बाहर फिर निगेटिव लगाएंगे तो निगेटिव निगेटिव हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है हु मॉडिफाइड बोहर्स थ्योरी बाय इंट्रोड्यूसिंग इलिप्टिकल ऑर्बिट फॉर इलेक्ट्रॉन पाथ। कह रहा है कि बोहर थ्योरी जो थी, बोहर का जो विचारधारा थी उसमें यह था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है नाभिक के चारों। तो दूसरे वैज्ञानिक ने आकर के बताया कि वो कक्षाएं वृत्ताकार नहीं बल्कि इलिप्टिकल होती हैं। इलिप्टिकल का मतलब एक तरह से अंडाकार। जैसे मान लीजिए नाभिक है तो जो बोहर ने बताया उसने बताया कि इस तरह वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जबकि एक दूसरे वैज्ञानिक ने बताया कि इस तरह नहीं चक्कर लगाते हैं, इस तरह लगाते हैं इलिप्टिकल, इस तरह कि मतलब कहीं एक जगह सूर्य जैसे हो किनारे पर इधर और इस तरह, एक तरफ सूर्य पास में पड़ जाए एक तरफ दूर, तो उस कक्षा को इलिप्टिकल कक्षा बोलेंगे। तो कह रहा है उस तरह चक्कर लगाता है, ना कि वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। तो पूछ रहा है कि वो कौन से वैज्ञानिक थे। तो 19 का देखिए डी ऑप्शन करेक्ट है। वो वैज्ञानिक कौन थे? सोमरफील्ड। सोमरफील्ड वैज्ञानिक थे, ये देखिए डी ऑप्शन में। उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में न चक्कर लगा करके इलिप्टिकल कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो 19 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द बोहर ऑर्बिट रेडियस फॉर द हाइड्रोजन आइटम n बराबर 1 इज अप्रोक्सीमेटली 0.530 एंगस्ट्रॉम। कह रहा है जो बोहर कक्षा है, बोहर कक्षा की त्रिज्या है वो हाइड्रोजन आइटम के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए कितनी है? 0.530 एंगस्ट्रॉम। और चूंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो n बराबर 1 होगा, यानी एक ही कक्षा होगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में रहेगा, इसलिए उसके लिए n बराबर 1 दे दिया है। अब कह रहा है द रेडियस फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n बराबर 2 ऑर्बिट इज। तो अगर n बराबर 2 में उत्तेजित होकर के इलेक्ट्रॉन चला जाए, एक्साइटेड स्टेट का मतलब उत्तेजित अवस्था,
उत्तेजित होगा तो अपने से अगली वाली कक्षा में जाएगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर के। तो कह रहा उसके लिए त्रिज्या कितनी होगी, तो सीधा सीधा फार्मूला है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो वो फार्मूला हमारा क्या है, फॉर nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम Rn बराबर n² इंटू R1। ये फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए। तो n हमारी जिस कक्षा में उत्तेजित होकर जा रहा है, तो दूसरी में जा रहा है तो n की जगह 2 रख दिया। तो R2 इक्वल टू, अब रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट n बराबर दूसरी कक्षा है, तो यहाँ पर 2 किया, 2 का स्क्वायर किया, n में 2 रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। और कहाँ से जा रहा है, पहली कक्षा, तो r बराबर 1 रख दिया R1 लिख दिया। तो ये हो गया 4 और R1 हमको क्वेश्चन में दिया है 0.53 एंगस्ट्राम में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.12 एंगस्ट्राम। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन में दिया। ये देखिए R1 हमको दे दिया n बराबर 1, मतलब पहली कक्षा के लिए त्रिज्या कितनी है R1, 0.530 एंगस्ट्राम। इसीलिए यहाँ पर R1 की वैल्यू हम लोगों ने रख दिया है 0.53, R1 की वैल्यू रख दिया। तो सॉल्व करने पे 2.12 एंगस्ट्राम आ गया, यानी 20 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब आज यहीं तक, अब 21 से अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।